देखिए हमने भी इन चीज़ों को कैसे समझा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। तो हम एक लॉजिक, एक फंडामेंटल डेवलप कर चुके हैं, और मैं कोई सिलिकॉन का मैं कोई एग्जांपल लेके आपको नहीं समझाऊंगा बैंड थ्योरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर में है तो सेमीकंडक्टर के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। दरअसल अभी तक आपको कंडक्टर को पढ़ने के लिए इसके पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है ये जानना जरूरी नहीं था। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कंडक्टर के लिए बात कर रहा है वैसे आप बात नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको बैंड की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं किसी सेमीकंडक्टर को लेकर डील नहीं कर रहा हूँ, ये तो सारे सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं कोई जनरल सा कोई सा एग्जांपल लूँगा, मैं सिलिकॉन का नहीं लूँगा। तो लेट से कि मैंने यहाँ पे कुछ भी सिंपल मान लो कि मैंने यहाँ पे सोडियम का उठाया, सोडियम 11, सोडियम का हमने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी स्टेट यहीं तक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के होने से एनर्जी स्टेट नहीं होता, एनर्जी स्टेट के होने से इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं बस कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसके बाद मान लो कि आपको 3s के बाद आपको 3p मिला, 3p के बाद आपको 4s मिला, यही ऑर्डर है, ठीक है। तो चलो ये खाली है, ये एनर्जी स्टेट खाली है। अब एनर्जी स्टेट में आप कोई यदि आप उसको इतना एनर्जी दो तो 3p में जा सकता है, 4s में जा सकता है, तो ये रहेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करेगा, ठीक है। अब यदि हमारे पास सोडियम वेपर है, यानी कि सोडियम का एटम क्या है, काफ़ी दूर दूर है, और मैं यदि सोडियम का क्रिस्टलाइन सोडियम की मैं बात करूं कि मुझे सोडियम को सॉलिड फॉर्म में, माने ये जो गैस है उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, माने क्रिस्टलिन सोडियम जैसा कुछ, तो क्या करना पड़ेगा भाई। यदि वो गैसियस स्टेट में है, वेपर में है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बाई समहाउ यदि उस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को घटाया जाए तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, सिंपल बात है। अब जरा देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एनर्जी इस तरफ हमने एनर्जी लिया और एनर्जी ले रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये सब क्या है, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये रहा अपना 1s, उसके ऊपर 2s, 1s के रिस्पेक्ट में ये, उसके रिस्पेक्ट में हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी, और 2s से ज़्यादा क्या होगा 2p, ठीक है। यहाँ पे ये सेम ऑर्बिट के ही दोनों ऑर्बिटल हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी में डिफरेंस है, क्योंकि ये तो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में होता है कि एनर्जी s और p का सेम हो जाएगा यदि वो एक ही ऑर्बिट का है, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज तो आपने नहीं लिया है, आपने सोडियम लिया है। और यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p के आगे 3s, मैं 3s का कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यही आपका यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि जो वैलेंस बैंड होता है वो एसोसिएटेड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही, ठीक है। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन, क्योंकि हम अपन बात कंडक्टिविटी करने आए, कंडक्टिविटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तो करने नहीं जाएगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी में से कुछ एक इलेक्ट्रॉन या सारा इलेक्ट्रॉन वो जाके कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे होएगा। और इसके आगे यहाँ पे
चलो मैं एक और दिखा दे रहा हूँ कि ये रहा 3s और ये 3p भी है, और 3s आपका कंप्लीटली एम्प्टी है और ये पार्शियली फिल्ड है, और ये रहा आपका 3s और ये ऊपर। ये रही एक सोडियम एटम की कहानी। अभी आपने क्या देखा था, जितना नंबर ऑफ एटम्स आपस में, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे वो एनर्जी लेवल उतना ही नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो मान लो कि अभी आपके पास एक सोडियम का एटम है, ये आपके पास 1 एटम आपने लिया, 1 एटम है। अब मैं दूसरा एटम लेके आऊँ सोडियम का तो क्या होने वाला है, दूसरा एटम इसके करीब लेके आ रहा हूँ तो क्या होने वाला है। तो ये जितना एनर्जी लेवल आपको दिख रहा है, 2 एटम आया, ये सारा एनर्जी लेवल कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। तो मैं इसी पे दिखा दे रहा हूँ, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, एक और एनर्जी लेवल यहाँ डेवलप हो गया। तो ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब ये दोनों यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये हुआ, ये हुआ, सिंपली ये भी ब्रेक कर जाएगा, ये हुआ। अब भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो ना हो, स्प्लिटिंग यहाँ पे एनर्जी लेवल की हो रही है, एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग हो रही है। उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही 3s 3p स्प्लिट हो रहा है, फिर 4s होगा, उसके ऊपर का एनर्जी लेवल होगा, सबके स्प्लिटिंग हो जो भी पॉसिबल एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ये बात हुई कब, जब आप 2 एटम लेके आए। ठीक है, अब 3 एटम लेके आ जाओ तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 3 लेके आप आए हो तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ये 3 में स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया। अब आप समझते हैं, यदि मैं 100 एटम्स ले आता तो क्या होता, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता, 100। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। अब सारा कंसंट्रेशन अपना यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैं 3s को अलग से आपको यहाँ पे लाके मैं दिखाता हूँ, 3s को मैं अलग से लाके दिखाता हूँ। देखिए, ये है आपका 3s, कितने एटम्स के लिए था ये था 3 एटम के लिए, 3 एटम के लिए। ये कैसा दिखता है अभी आपको, लाइन स्पेक्ट्रम जैसा दिख रहा है आपको, बैंड जैसा नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम जैसा दिख रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट लाइन, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि वो स्पेक्ट्रम है लाइन का। अब क्या करना है, अभी तो ये 3 एटम के लिए बात थी ना, अब लेके आओ एक और एटम लेके आओ लेके, तो एक लेवल और बढ़ेगा, एक और एटम को करीब लेके आओ। ठीक है, अभी 2 लाइंस के बीच में, और ये लाइन बेसिकली जिसको आप लाइन कर रहे हैं दैट इज एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, बेसिकली वो क्या है, एनर्जी। आप एनर्जी से मेजर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप एटम्स को बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है, और उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल अपीयर होते जा रहा है। और जितना लाइन आप खींच दोगे, 2 लाइन के बीच में गैप क्या हो जाएगा, उतना ही घट जाएगा। ठीक है, अब तो मुश्किल है थोड़ा गैप समझना भी, मैं तो फिर भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचा तो ये हाल हो गया। ऐसा मान लो कि आप 100 लाइन से खींच दो तो आपको दिखेगा क्या, ये डिस्क्रीट लाइन नहीं दिखेगा आपको। धीरे धीरे यदि मैं बिल्कुल स्प्लिट करता जाऊं और मैक्सिमम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो एक टाइम के बाद ड्रॉ करना ही मुश्किल हो जाएगा। डिस्क्रीट लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को टच करना शुरू कर देगा। हालांकि एनर्जी बैंड में ऐसा नहीं होता, एनर्जी बैंड में ऐसा नहीं होता। कितना भी आप एटम से लेके आ जाएं,
क्योंकि मैं तो यहाँ पे 100 ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बात होगी तो 1 मोल ऑफ एटम्स, वो भी तो काफ़ी छोटा है। एटम्स को दुनिया में 1 मोल एटम्स तो काफ़ी छोटा है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6 × 10⁻23 लाइन्स। आप समझते हैं कि बीच का जो गैप होगा बिल्कुल गैप होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन वो इतना कम है कि उसको आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं। मतलब आप उसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट सच है स्मॉल दैट यू कैन नॉट मेजर, आप उसको मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे हालात में ये जो आपको लाइंस अभी डिस्क्रीट थोड़ा बहुत दिख भी रहे, मैं एक और खींचूँ तो ये डिस्क्रीट आप बिल्कुल ही जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और आप इस डिस्क्रीट लाइंस, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट लाइंस को आप कैसे ट्रीट करेंगे, एक कंटिन्यूअस लाइन की तरह, और इसको आप कहते हैं बैंड। बैंड इज ए कंटिन्यूअस लाइन, डिस्क्रीट लाइन नहीं है। यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन टच करा हुआ, हालांकि कर नहीं रहा, लेकिन उसके बीच में इतना डिफरेंस नेग्लिजिबल है कि आप इसको कैसा देखते हैं, आप इसको बैंड जैसा ट्रीट कर सकते हो। यदि आप इसको मैग्नीफाई कर सको तो आपको दिखेगा, फिर इस तरीके से आपको दिखेंगे, 3 नंबर लाइन्स दिखेंगे। ठीक है, बैंड बनाया, फर्क क्या, असर क्या पड़ा है, तो जरा देखिए असर क्या पड़ा है इसका। यदि सिंगल की मैं बात करूं, सिंगल की बात करूं कि भाई ये मेरा 1s है, ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है, ये मेरा 3s है, 3s के बाद चलो एक और ले लेता हूँ, ये 3p है, फॉर ए सिंगल एटम ऑफ सोडियम। और मैं चाहता हूं कि 2s का कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाए, या फिर आप छोड़ो, मैं कंडक्शन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही बात करता हूं। 3p के ऊपर और उठा लो, 4s उठा लो, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं 3p में भेजूं, तो इस गैप के बराबर वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी ये जाएगा। यदि 4s में है तो थोड़ी और एनर्जी दीजिए, तब हो जाएगा। मतलब आसान नहीं है उसका जाना वहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा, 3s के लिए क्या हुआ, इसका जो बैंड बना यहाँ पे, तो आपको पता है बैंड जो बना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। हम क्वांटम स्टेट के बारे में पहले भी हम समझ चुके हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे बात करूँगा कि S के लिए यदि n एटम्स के लिए कितना क्वांटम स्टेट अवेलेबल है, 2 × n क्वांटम स्टेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपके पास है 2n क्वांटम स्टेट, और सिंस यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए n क्वांटम स्टेट चाहिए। तो n क्वांटम स्टेट कहाँ जाएगा, वो लोअर हाफ एनर्जी में जाएगा ना, जो हाफ एनर्जी 3s से कम है उसमें जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आप पे कहाँ के फील्ड हो जाएंगे, लोअर हाफ एनर्जी में, ऊपर का हाफ खाली रहेगा। अभी तक यहाँ कोई स्टेट नहीं था, ये कोई एनर्जी स्टेट नहीं था, यहाँ कोई एनर्जी स्टेट नहीं है। मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस हालात में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर आप ऐसा सोचें कि यहाँ पे आप पहुँचा दें, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ कोई एनर्जी स्टेट है ही नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन तो रह ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा। पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पहुँचना, ठीक है, यहाँ अब नहीं पॉसिबल है पहुँचना। अब लेकिन अब देखिए, जैसे ये बैंड बन गया, जैसे ये बैंड के फॉर्मेशन में आ चुका है, तो अब यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को पहले इसको 3p तक पहुंचाने या 4s तक पहुंचाने के लिए आपको एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब इतनी मुश्किल नहीं रही। जो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सबसे लोअर पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, उसको यदि आप थोड़ा भी एनर्जी दोगे
तो वो जंप मारता रहेगा, जंप मारता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक लाइन है, जिस ये बेसिकली क्या है, एनर्जी लेवल है, और ये इतना क्लोजली स्पेस्ड है कि दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है। यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो काफ़ी कम है। मतलब छोटा सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, उतना काफ़ी होगा उसको एनर्जी मिलने के लिए। तो ये क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेके जंप मारते हुए ऊपर जा सकता है, और जंप करते 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 ईजिली यहाँ पे ये पहुँच सकता है, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। लेकिन यही बात आप यहाँ करें, क्या आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड 3s से 4s में पहुँचा सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुद्दा बस इतना है कि यदि 3s से मुझे इलेक्ट्रॉन को 3p में भेजना है तो बीच में कोई रास्ता नहीं है कि ठीक है, यदि मुझे यहाँ पे मान लो कि मुझे भेजने के लिए, मैं एक रफ बात कह रहा हूँ, कोई डेटा नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत है 3s से 3p जाने में, और यदि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सप्लाई करते हो और सोचते हो कि ये चलो थोड़ा आधा दूरी पे यहाँ पहुँच जाए, उसके बाद हम रेस्ट सप्लाई करते हैं फिर 3p में पहुँच जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको एट ए टाइम इतना सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब देख लो, अब क्या हुआ है, अब 3s से आपको भेजना है, अब आप ये वाला स्टेट में पकड़ूं, ये वाला मैं स्टेट पकड़ूं, तो अब ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेवल लेके ही जहाँ तक आप इतना एनर्जी देकर उसको पहुँचाना चाह रहे थे, वो अपने आप खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाएगा, खुद ब खुद पहुँच जाएगा। अब इसके लिए 3p में जंप करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि अब ये बैंड फॉर्म हो चुका है, बैंड फॉर्म हो चुका है, और 3p का भी बैंड फॉर्म होगा, 3p का भी बैंड फॉर्म और 3p का भी बैंड फॉर्म होगा। तो बैंड फॉर्मेशन से इस इलेक्ट्रॉन का सफ़र 3s से 3p, जब बैंड फॉर्म नहीं हुआ था तब इस इलेक्ट्रॉन का सफ़र 3s से 3p में करना मुश्किल था, यह एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब सिंस ये बैंड फॉर्म हो चुका है, तो सबसे पहले तो ये 3s का जो अपना पहले इसका आइसोलेटेड एनर्जी लेवल था उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल पे जाके ईजिली बैठ गया। अब इसको 3p में जंप करने के लिए इसको आसानी हो गई, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ईजिली वो उसमें मूव कर सकता है। ठीक है, ये है खास बात बैंड का। बैंड बन जाने, फॉर्म होने से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे क्या फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉन को, उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक, अब आगे की बात करें तो आपको कंडक्शन बैंड समझ में आया। अच्छा, भले ही मतलब ये 3s वाला बैंड, ठीक है, इसके ऊपर भले ही 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी लेवल तो है, बिल्कुल है जी, उसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई होगी क्या? अरे इससे पहले भी होगी, वो बैंड नहीं बनाया होगा, इससे कहीं ज़्यादा विड्थ होगा उस बैंड का, क्योंकि वो स्प्लिटिंग तो हो गई, उसकी मॉडिफिकेशन पहले शुरू हुआ, जैसे जैसे करीब आएगा तो बैंड विड्थ क्या होती है, बढ़ती है। वो पहले, इससे पहले ही वो कुछ ना कुछ बैंड बना चुका था। अब ये स्प्लिटिंग जब होना शुरू हुआ है तब तक उसकी बैंड बना के उसकी विडनेस बढ़नी शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी कि 3p जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट में भी आपको एक बैंड जैसा मिलेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बना दूँ एक बैंड जैसा, देखिए थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि सेंस बन जाए। ये रही, आपको पता है ये कंटिन्यूस है, आप तो पेंटिंग करते रहिए बैठ के, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, अब ये जो बैंड बना है, ये जो बैंड बना है
ये कौन सा इलेक्ट्रॉन से कौन सा एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है? ये तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिस एनर्जी लेवल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वाला स्प्लिट का बैंड बनाया है। यानी कि दिस बैंड इज एसोसिएटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस रीजन से आप इसको क्या बोलते हैं, इसी बैंड को आप क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। आप इसे क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा, बस अब मैं आपको समझा रहा हूँ। बाद बाकी तो मैं आपको लेक्चर नोट्स दूंगा तो वहाँ तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा, और कुछ चीज़ें मैं जो कहना भूल जाऊँगा तो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, बस कितने टाइम पे जाके क्या समझना है तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये हुआ वैलेंस बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इस केस में आपने देखा कि आपके पास जो ये वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, आधा भरा है आधा खाली है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो द बैंड एसोसिएटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज आइदर पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड भी पॉसिबल है इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर, इवन की इंसुलेटर, उस केस में वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन कंडक्टर के केस में या फिर मेटल के केस में वो पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर इंसुलेटर वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो आपका वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड हो सकता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जब ये जंप करके बैलेंस बैंड के ठीक टॉप के ऊपर का जो बैंड होगा, इसके ऊपर का बैंड कौन सा होगा, ठीक उसके ऊपर, उसके टॉप पे, वो तो 3p एनर्जी लेवल का बैंड होगा। उसके ऊपर 4s ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का बैंड होगा। ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से एक साइड एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड, वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो उसको मिलेगा कहाँ से, वो मिलता है उसको बैलेंस बैंड से। हालांकि कंडक्टर के केस में आप देखेंगे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो रखी होती है, ये दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन वही सेमीकंडक्टर के केस में हम देखेंगे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जैसे अभी मैं दिखा के रखा मैंने बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात ये समझना है कि किसी को यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो फ्री हो जाएगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कंडक्टिविटी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो करता है कंडक्टिविटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। अब तो सिंस यहां जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट करेगा। जैसे मान लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फील्ड भी हो सकता है या कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है। और आपका कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। देखिए उस एनर्जी लेवल में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, एम्प्टी है। लेकिन सिंस बैंड बन गया तो कितना आपको चाहिए, कितना आप इसको मिनिमम एनर्जी दें ताकि ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी में क्या चाहिए भाई, यहाँ से इसको ले जाके बस यहीं तो आपको डालना है ना, यहाँ तो ही डालना, आपको यहीं तो डालना है। ठीक है, यानी कि ये सब क्या है, सब एनर्जी लेवल है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल
का जो मैंने हायर मैंने मैं इसको नीचे वाले लाइन को मैं कह सकता हूँ बैलेंस बैंड का ये लोअर एनर्जी लेवल है और बैलेंस बैंड का ये हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है। इसको मैं सपोज चलो मैं इसको ई भी कह देता हूँ। और कंडक्शन बैंड का ये लोअर एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बैंड का ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रेंज ऑफ एनर्जी है, रेंज है, कहाँ से कहाँ तक कंडक्शन बैंड, कहाँ से कहाँ तक बैलेंस बैंड, ऐसी कोई बात। तो कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी है, चलो मैं इसको ईसी कह देता हूँ, तो आपको कितना एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ईसी बड़ा है, ईबी छोटा है, तो आप क्या करेंगे, ईसी माइनस ईबी, इतना आप एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के सीधा पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। एक कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, अब तो उतनी भी, अब तो बहुत कम एनर्जी ले लेके ये फिर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कंडक्शन बैंड, सॉरी बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या हुआ, बैलेंस बैंड हुआ द बैंड विच इज एसोसिएटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच मे बी कंप्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड। कंडक्शन बैंड कौन सा है, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ, जो इसके जस्ट टॉप पे है, ठीक इसके बाद का एनर्जी लेवल, ठीक है। वो जो एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड बैंड है वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड आपका क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, एम्प्टी होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ गई। अब हटाता हूँ, अब चलते हैं कंडक्शन बैंड के, थोड़ा कंडक्शन बैंड के बारे में और बात कर लूँ, ठीक है।